तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये आपका क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला आज की इस वीडियो में जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, तो इसीलिए इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसको मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरा आंसर मैं आपको अच्छे तरह से बताऊंगा और 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के करवाएगा। ये आप गारंटी के साथ लिख करके ले सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि नर जनतंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कि जो नर जनतंत्र है उसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले आप समझोगे कि नर जनतंत्र आखिर क्या होता है, उसके बाद में फिर उसका डायग्राम समझोगे और फिर नर जनतंत्र में कितने प्रकार के अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, वो सब हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझो कि नर जनतंत्र की परिभाषा क्या होती है। इसमें आप बताएंगे कि नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाने का कार्य करेंगी उनको हम लोग नर जनतंत्र बोलते हैं। यानी कि जो बहुत सारे जो अंग है वो जो मिल करके जो नर युग्मक को बनाते हैं उन सभी अंगों को हम लोग नर जनतंत्र बोलते हैं। एक सिंपल सी लाइन में नर जनतंत्र बोलते हैं, तो उसमें ये सारे अंग आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा आपकी क्लियर हो गई है कि नर में विभिन्न अंग जैसे विषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह जो नर युग्मक को बनाते हैं नर जनतंत्र कहलाते हैं। तो यह आपका हो गया। आगे आपका इसमें डायग्राम है। डायग्राम नर जनतंत्र का इस प्रकार से होता है, जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसीलिए आप 2-3 बार की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे एग्जाम में ना तो नंबर आपके कट जाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बनाया तो समझ लो 3 नंबर या 2 नंबर आराम से कट जाएंगे। तो इसीलिए डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद में अगर आप थोड़ा कम लिखते हो या फिर सही नहीं भी लिखते हो, फिर भी अगर डायग्राम आपका सही है तो आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो चीज़ बाहर से दिखाई देती है और एग्जामिनर एक नज़र में ही कॉपी चेक करता है। ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर डायग्राम आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये आपका क्या होता है, सीसन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सीसन होता है। अब सीसन के अंदर जो नलिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र विसर्जन नलिका। इसमें यहाँ से आपका शुक्राणु भी इसी मार्ग से बाहर आता है। फिर आपका क्या होता है, ये होता है, ये आपका होता है वृषण कोश। जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं आप लोग, ये क्या होता है, वृषण कोश होता है। उसके अंदर जो रेड कलर का पार्ट है वो आपका वृषण होता है। उसके ऊपर जो जालीनुमा संरचना है इसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। उसके बाद में फिर अब हम लोग इस वाली डंडी से चलते हैं। तो यह जो लाइन है अधिवृषण से जो निकल करके जाती है यहाँ पर इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहक नलिका। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय। ये वाला पार्ट जो आपका होता है इसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पर नीचे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नलिका को रसखंड नलिका। और जो आपका यहाँ पर हरे हरे कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये आपका होता है यहाँ पर कॉपर ग्रंथि। ठीक है, इस प्रकार से पूरी चीजें होती हैं। तो इसको आपको समझना है तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग आराम से कर ले जाओगे। तो चलिए, नर जनतंत्र का आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नर जनतंत्र को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग हैं और कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो नर जनतंत्र होता है, नर जनतंत्र को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है मुख्य जनन अंग, यानी कि जो मुख्य अंग होता है उसको हम लोग मुख्य जनन अंग में रखते हैं। दूसरा भाग होता है जो सहायक जनन अंग होता है, यानी कि जो मुख्य अंग की सहायता करता है उसको हम लोग सहायक जनन अंग बोलते हैं। और आपका यहाँ पर जो तीसरा भाग होता है वो आपका होता है सहायक ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम मुख्य जनन अंग में। तो मुख्य जनन अंग में आपका वृषण होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वृषण होता है इसमें ही आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसलिए वृषण को हम लोग मुख्य जनन अंग बोलते हैं। इसमें हम बताएंगे वृषण में पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि जो वृषण की शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उसमें ही आपका कह सकते हो शुक्राणु का निर्माण होता है। इसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, इसे वृषण कोष बोलते हैं। वृषण का एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और साथ ही में 2 झिल्लियों से घिरा होता है। वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर दूसरा अंग आपका होता है इसमें सहायक जनन अंग। अब सहायक जनन अंग में एक अंग नहीं होता है, इसमें कई सारे अंग होते हैं। जिसमें आपका पहला होता है अधिवृषण।
अधिविषण में आप बताएंगे शुक्र वाहिकाएं विषण से निकलकर विषण के पश्च सतह पर अधिविषण में खुलती हैं। अधिविषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। यानी कि जो आपका ये विषण है, विषण के ऊपर जो संरचना होती है इस प्रकार से कुंडलित संरचना, इसको हम लोग अधिविषण बोलते हैं। और इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। यानी कि शुक्राणु बनता किसमें, विषण में, और परिपक्व कहाँ पर होता है, अधिविषण में। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सहायक जनन अंग में अगले पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। सहायक जनन अंग में आपका इसमें अगला अंग होता है शुक्रवाहक नलिका। इसमें आप बताएंगे अधिविषण के पश्च भाग से निकलकर या शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से एक लूप बनाती है ना, इसको हम लोग शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं। आगे इसमें क्या है, शुक्राशय या आपका एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका शुक्राशय है जो कि आपका बोल सकते हो मूत्राशय के पीछे यहाँ पर क्या है, शुक्राशय है जो कि वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। फिर आपका होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में आप बताएंगे कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से शरीर के बाहर जाते हैं। फिर लास्ट आपका इसमें सिसन। सिसन जो आपका होता है मैथुन अंग है जो कि आपका मूत्र नलिका सिसन के रास्ते ही बाहर खुलती है। इस प्रकार से सहायक जनन अंग भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं और फिर आपका पूरा क्वेश्चन जो आंसर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सहायक जनन अंग में बताएंगे, ग्रंथियों में बताएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। दो ग्रंथि होती है, एक होती है प्रोस्टेट, एक आपकी होती है काउपर। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में आप बताएंगे कि आपकी एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो काउपर मतलब जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है आपकी सघन ग्रंथि है जो आपका मूत्र नलिका के चारों ओर स्थित होती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। दूसरी ग्रंथि आपकी इसमें होती है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि में बताएंगे इसका श्रवण सिसन में स्नेह का कार्य करता है और यह एक जोड़ी मूत्रमार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा काउपर ग्रंथि के बारे में भी। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो पूरा क्वेश्चन था नर जनतंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए होता है और आपके 5 नंबर हर साल परीक्षा में पक्के करवाता है। तो इसीलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से कर ले जाओ, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।